हाँ जी बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार लास्ट टाइम हमने डायोड कर कर उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बेटा स्टडी कर लिए थे। अगली बात एप्लीकेशंस ऑफ डायोड्स है। होपफुली लास्ट लेक्चर ही होगा, बाकी देखते हैं अब कुछ रह ना जाए। आज का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। अब बेटा पीएन जंक्शन डायोड की बात हमने की कीजिए। एक पीएन जंक्शन डायोड नाम का डिवाइस होता है, कंपोनेंट है बेसिकली, डिवाइस तो नहीं लेकिन बोलते हैं इसको। इनसे मिलकर बेटा डिवाइसेस बनते हैं। ये तो अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, पार्ट है। डिवाइस तो इससे मिलकर बनेंगे। हेडिंग चलो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलती है। दो मेन बातें होती हैं, एक ट्रांजिस्टर और दूसरा डायोड। ट्रांजिस्टर हमने पढ़ना नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है बेटा। ये पी साइड है, ये एन साइड है। इसकी खास बात क्या है कि इट कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस एंड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता। अब यही इसकी खास बात बन जाती है कि हम इससे कंट्रोल्ड वे में कंडक्शन करवा सकते हैं, और इसके आधार पे बेटा एप्लीकेशंस बन जाती हैं। अब इसकी कई एप्लीकेशंस हैं, हेडिंग डाल लो एप्लीकेशंस। हमारी मेन हेडिंग ही क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है जी। बीच में हम डिस्कस कर जाएंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स। अगर बेटा एप्लीकेशंस की बात करूं मैं, सबसे मेन बात कि इट इज यूज्ड एज अ स्विच। अब स्विच क्या होता है भाई? स्विच यहां कंडक्ट करने देता है, यहां कंडक्ट नहीं करने देता। अब डायोड भी जो है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कंडक्ट करने देता है। जैसे मैंने बोला फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करने देता है, रिवर्स बायसिंग में कंडक्शन नहीं हो पाती है। तो स्विच का भी यही काम है भैया, ऑन कर दोगे तो इट विल कंडक्ट, ऑफ कर दोगे इट विल डज नॉट कंडक्ट। तो आपका डायोड जो है ना, वो स्विचिंग सर्किट्स में, ऑटोमेटिक स्विचिंग सर्किट्स में यूज हो सकता है। तो इट कैन यूज एज अ स्विच। ऑटोमेटिक बेटा स्विचिंग जहां पे होती है ना, अपने आप बंद हो जाए, अपने आप ही ऑन हो जाए, वहां पे डायोड्स वगैरह का यूज होता है। आगे डिटेल में अगर मौका मिलेगा तो बताएंगे। फिलहाल आपने कम से कम नाम तो याद रखना ही है कि इट इज यूज्ड एज अ स्विच। ओके। दूसरी जो सबसे मेन एप्लीकेशन इसकी आएगी कि इट इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। अपना मेन टारगेट रेक्टिफायर ही है, ठीक है। स्विच ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस नाम बता दिया कि इट इज यूज्ड एज अ स्विच। ये अपना टॉपिक है यार मेन, कि पूरा डिटेल में डिस्कस की जाएगी, वर्किंग डिस्कस की जाएगी। तो इट इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर बेटा। अब रेक्टिफायर क्या चीज है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। बेटा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब क्यों करना पड़ता है, क्यों हम करवाते हैं? डायरेक्ट डीसी क्यों नहीं यूज करते, डायरेक्ट एसी क्यों नहीं यूज करते, वो जब हम रेक्टिफायर स्टार्ट करेंगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन का आंसर तो याद करो ना, कि गिव टू यूजेस ऑफ ए डायोड। तो क्या आंसर हुआ? इट इज यूज एज अ स्विच, इट इज यूज एज अ रेक्टिफायर। ये दो तो याद ही कर लो ना। रेक्टिफायर डिटेल में करना ही है, वो आज का टारगेट वैसे भी अपना है ही है। अब अगली बात, सम स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स। बेटा यूज और भी है इसके अलावा, लेकिन अगर तो डायोड सिंपल है, सिंपल मतलब वही
सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का बना हुआ और जिसका डोपिंग रेशियो वही कॉमन, नॉर्मली जो डोपिंग रेशियो रखा जाता है वो पी और एन का क्या रखा था हमने, 1:10⁻⁶, यानी 1 ppm यानी 1 पार्ट पर मिलियन। तो ये हमने डोपिंग रेशियो रखा था 1:10⁶। तो अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हुआ है और डोपिंग रेशियो वही है नॉर्मल सा, तो इसको नॉर्मल डायोड कहते हैं। नॉर्मल डायोड यानी उसमें हमने कुछ खास चेंज नहीं किया, एज ए स्विच एज ए रेक्टिफायर यूज होगा। लेकिन बेटा कुछ स्पेशल यूजेस के लिए डायोड के कैरेक्टर में या उसके मटेरियल में थोड़ा बहुत चेंज करके, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम की बजाय कोई और टाइप का मटेरियल यूज कर लो, डोपिंग रेशियो बढ़ा दो या घटा दो, उससे क्या है डायोड में कुछ स्पेशलिटी आ जाती है। अगर स्पेशलिटी आ जाएगी तो उसको कहते हैं हम स्पेशल टाइप ऑफ डायोड। अब स्पेशल टाइप ऑफ डायोड के कुछ और यूजेस होते होंगे। अब जैसे हमने स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स में एक क्या यूज पढ़ना है, जीनर डायोड, एक हमने पढ़ना है एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड, एक हमने पढ़ना है फोटो डायोड और एक आ जाएगा सोलर सेल। ठीक है जी। अब यार तुमने ये एलईडी पढ़े होंगे, सॉरी देखे होंगे, लाइट एमिटिंग डायोड। आजकल टेलीविजन भी एलईडी बेस्ड है, या फिर ये लगा लो कि जो लाइटिंग वगैरह है सारी की सारी एलईडी बेस्ड है। बेसिकली डायोड होती हैं यार, लाइट एमिट करती हैं, डायोड से भी लाइट प्रोड्यूस की जा सकती है। कैसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर कुछ डोपिंग में चेंज कर दिया जाए तो वो स्पेशल डायोड बन जाता है जीनर डायोड। अगर मटेरियल में चेंज कर दिया जाए तो बन जाता है फोटो डायोड, सोलर सेल या फिर एलईडी। अब इनके अपने अपने क्या है यूज है। जीनर डायोड इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है जी। एलईडी के काफी वाइड यूजेस हैं ही हैं, लाइटिंग में यूज होता है, टेलीविजन में भी यूज होता है, मतलब जहां पे भी ये लगा लो आजकल सब कुछ एलईडी बेस्ड ही हो रहा है। फोटो डायोड के अपने यूज हैं, सोलर सेल सुना ही होगा उसके अपने यूज हैं। तो ये ओवरऑल बेटा टारगेट है अपना। इसमें चाहे आप इसकी हेडिंग डाल लो एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, चाहे डाल लो स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, कुल मिला के एप्लीकेशन में पहले दो स्विच और रेक्टिफायर। अगर वैसे जनरल पूछो कि डायोड की एप्लीकेशन, तो सब कुछ डायोड की एप्लीकेशन में आ गया, स्विच में भी, रेक्टिफायर में भी, एलईडी में भी, जीनर में भी, फोटो डायोड में भी। लेकिन बेटा जीनर फोटो डायोड वगैरह बनाने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेशलिटी लानी पड़ेगी बनाते वक्त, या मटेरियल में थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे या फिर डोपिंग वगैरह में एडजस्टमेंट की जाती है। तो एज ए स्विच मैंने वैसे ही बता दिया कि जी डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता, इसलिए इट कैन बी यूज इन ऑटोमेटिक स्विचिंग। दूसरा, इट इज यूज एज ए रेक्टिफायर। तो आज का जो हेडिंग है या किस तरफ अपनी गाड़ी चलेगी वो क्लियर हो रहा होगा। मेन बात एप्लीकेशंस है, रेक्टिफायर, स्विच, और ये कुछ स्पेशल बनाकर फिर उसकी क्या होंगी एप्लीकेशंस होंगी। तो हेडिंग डाल लो भाई। स्विच मैंने बोला करेंगे नहीं, सबसे मेन एप्लीकेशन करने जा रहे हैं डायोड की, कि डायोड एज अ रेक्टिफायर। हेडिंग डाल लो जी, पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है जी। अब ये मेन हेडिंग है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो मान के चलो 100%, क्योंकि और कुछ सिलेबस में है ही नहीं है। एक डायोड तो है, एक स्टार्टिंग की थोड़ी सी बैंड थ्योरी है, उसके बाद थोड़ा सा डायोड है, तो उसके अलावा तो कुछ सिलेबस में नहीं है। तो भाई रेक्टिफायर पे एक्सपेक्ट करो कि क्वेश्चन आया ही पड़ा है, 100% गारंटी के साथ रेक्टिफायर कर लेना बढ़िया से, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो हेडिंग बेटा होगी आपकी रेक्टिफायर। हेडिंग क्या है जी आपकी? रेक्टिफायर
सबसे पहली लाइन में लिखना, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट AC into DC. It is a device which is used to convert alternating current into direct current. एक लाइन लिख लो। ओके, अगली बात, इसको लिखना नहीं, एक लाइन आपने लिख ली, यूज टू कन्वर्ट AC into DC। नेक्स्ट थिंग बेटा, कि यार हम AC को DC में कन्वर्ट करते क्यों हैं? डायरेक्ट AC यूज कर लो। तो यार हम डायरेक्ट AC ही यूज करते हैं। लाइटिंग, जितनी भी लाइटें घर में चल रही हैं, पंखे चल रहे हैं भैया, एयर कंडीशनर चल रहे हैं, टेलीविजन, सब में यूज क्या कर रहे हैं हम? AC ही यूज कर रहे हैं। AC ही यूज किया जाता है, AC ही सही पड़ता है भैया, सस्ता AC ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो यार DC पे ही चलते हैं, जिनको चाहिए ही कौन सा? डायरेक्ट करंट। अब वैसे तो AC DC क्या चीज है, अब उसकी डिटेल में तो हम घुसने नहीं वाले, लेकिन हाँ यूजेज के हिसाब से बता दें कि जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स हैं, वहां पे जो करंट आ रहा है, घर की लाइटें पंखे ये सब चल रहे हैं भैया, ये किससे चल रहे हैं? अल्टरनेटिंग करंट से चल रहे हैं। जो सप्लाई आ रही है ना हमें लाइट की, वो कौन सा करंट है, कौन सी वोल्टेज है? अल्टरनेटिंग है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें भी हैं जो DC से चलती हैं। तो फर्क ये है, जो घर की सप्लाई आ रही है वो AC है। अगर हम सेल या बैटरीज का यूज कर रहे हैं जहां जहां पर, तो उनमें बेटा DC का यूज हो रहा है। अब इमेजिन करो कि हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं उनमें बैटरीज चलती हैं, तो DC भैया जितने भी मोबाइल फोन हैं वो किस पे चल रहे हैं? डायरेक्ट करंट पे, DC पे चल रहे हैं। यहां हम लैपटॉप यूज करते हैं, तो लैपटॉप में भी बैटरी है, यानी लैपटॉप भी किस पे चल रहा है? DC पे चल रहा है। अगर कोई डिजिटल कैमरा है उसमें बैटरी डलती है, तो वो भी किस पे चल रहे हैं? DC पे चल रहे हैं। जो भैया घड़ियां चल रही हैं, घड़ियां, उनमें सेल डलते हैं, रिमोट जो है उनमें सेल डलते हैं, ये सब किस पे? DC पे। तो जहां पर भी सेल या बैटरी चलती है वो सब किस पे चल रहे हैं भाई? DC पे चल रहे हैं। उनको डायरेक्ट करंट चाहिए। गाड़ियों में बैटरियां यूज होती हैं, वो भी कौन सी हैं? वो DC बैटरीज हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट ही आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि बैटरी से यूज कर रहे हो तो बैटरी यूज करते रहो, क्या दिक्कत है? अब दिक्कत अब देख लो, मान लो हमारे पास कोई मोबाइल है, अब उसकी बैटरी जो है वो आजकल तो खैर खूब बढ़िया वाली बैटरी आने लग गई, 500 mAh तक की ले लो। तो जितना हम मोबाइल का यूज करते हैं उसमें, ठीक है, अगर 5000 mAh वाली भी बैटरी है, 500 नहीं 5000, तो यार सुबह से लेके शाम तक चल जाएगी, है ना। जितना हम यूज करते हैं, मतलब फेसबुक ये वो, सारा दिन तो मोबाइल चलते रहते हैं। तो जितनी मर्जी बड़ी हो, जितना मर्जी mAh वाली हो, वो हद हो जाएगी, 2 दिन चल जाएंगी भाई। लेकिन 2 दिन चलती वलती नहीं है, शाम तक तो खत्म हो ही जाती हैं। कई लोग तो चार्जर ही लेके घूमते रहते हैं, मतलब जेब में मोबाइल बाद में डालते हैं, चार्जर पहले डाल लेते हैं कि यार कहीं पे भी बैटरी खत्म हो सकती है। या वो पावर बैंक लेके चलते रहते हैं, कहते मोबाइल बाद में रखेंगे भाई, पहले क्या रख लो? पावर बैंक रख लो। अब पावर बैंक से उसको चार्ज करते रहते हैं। कहने का मतलब कि यार एक दिन मान लो, चलो एक दिन से ज्यादा आपकी बैटरी चलेगी नहीं, अगर मोबाइल की बात करते हैं। लैपटॉप का तो बैकअप जो है वो नया नया होगा तो भी कोई 2-2.5 घंटे का बैकअप होगा। जैसे जैसे पुराना होता जाएगा 1-1.5 घंटा भी नहीं चलती, आधे घंटे में ही वो बंद होने शुरू करता है। चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। मैं तो उसको चार्जिंग पे लगा के ही रखता हूँ। मेरे वाले की बैटरी डेड ही हुई है, तो उसको चार्जिंग पे लगाता हूँ, तब जाके कहीं वो चलता है। बिना चार्जिंग पे लगाए वो चलता ही नहीं है। वो बैटरी डेड हो गई है, वो चेंज करवानी पड़ेगी। अब चेंज क्यों नहीं करवाता भाई? महंगी पड़ रही है,
जरूरी है चेंज करानी, क्या दिक्कत है, उसको डायरेक्टली लगाकर यूज करते रहो। अब पॉइंट ये है कि अगर हम सिर्फ डीसी ही यूज करते रहे डायरेक्ट, तो एक दिन में बैटरी खत्म हो जाती है। अब मैं तो कई सालों से बैटरी नहीं चेंज कराई लैपटॉप की, चलो मान लो एसी से डीसी वाला सिस्टम ही ना होता तो मुझे लैपटॉप की बैटरी चेंज करवानी पड़ती, और तुम लोगों को रोज रात को मोबाइल की जब बैटरी खत्म हो जाएगी अगले दिन नहीं डलवानी पड़ती। अब रोज अगर मोबाइल की बैटरी डलवानी पड़ जाए तो समझ लो ये मामला कितना महंगा होने वाला है। और डुप्लीकेट वाली भी बैटरी लोगे ना, वो भी 700-800 से कम नहीं आएगी, ओरिजिनल लोगे वो 1500 पे जाके बात बनती है। तो अगर रोज का 700-800 रुपए का खर्चा हो जाए बैटरी डलवाने का, जैसे घड़ी का सेल नहीं खत्म हो जाता, अब घड़ी में तो चल जाता है, वो एक सेल डाल दो वो चल जाता है आपका 2-2.5 महीने तक, उसके बाद वो 10 रुपए का सेल आता है, चेंज कराने में कोई दिक्कत नहीं है यार, 2.5 महीने में 10 रुपए का खर्चा हो जाए क्या दिक्कत है, चल रहा है ना। तो हम घड़ी वाले सेलों को ऐसे चार्जिंग पे नहीं लगाते। लेकिन मोबाइल की बैटरी डेली खत्म हो गई, अगर डेली लगाना पड़ जाए, चेंज करना पड़ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां पर फिर ऐसी स्थितियों में मोबाइल, लैपटॉप और भी कई चीजें किसकी जरूरत पड़ती है मेरे भाई, रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर क्या करता है, जहां पे हमें चाहिए तो डीसी, लेकिन डायरेक्ट डीसी यूज करें, बार बार यूज करें तो हमने बोला मामला महंगा पड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर की हेल्प से एसी को यानी अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। अब एसी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल पड़ता है, उसी का यूज कर करके हम डीसी में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। डायरेक्ट एसी नहीं चाहिए कई डिवाइसेस को, चलते डीसी पे यार, और डायरेक्ट डीसी यूज करते रहो वो महंगा सौदा है। तो बीच का रास्ता क्या है कि यार रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता रहता है। तो ये सस्ती वाली चीज को डीसी में कन्वर्ट करके यूज करते रहो, क्या दिक्कत है। जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो मोबाइल को चार्ज बेसिकली मोबाइल की बैटरी को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो भाई वो डीसी है तो उसको डीसी चाहिए। अब एसी से कैसे चार्ज हो जाती है भाई, एसी से चार्ज ऐसे हो जाती है कि बीच में क्या लगा होता है, एक रेक्टिफायर लगा होता है, ठीक है। उसका सॉकेट हमने एसी में लगा दिया, ये इसको डीसी में कन्वर्ट करता है, और फिर मोबाइल की बैटरी की क्या होती रहती है, चार्जिंग होती रहती है, किसी भी चीज की चार्जिंग होती रहती है, या डायरेक्ट भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यूज कर देते हैं। आपने देखा होगा जो लैपटॉप का चार्जर होता है, जो लैपटॉप का चार्जर होगा उसमें एक सॉकेट जो होगा वो तो सप्लाई में लग जाएगा, 3 पिन सॉकेट, ठीक है, एक लैपटॉप में लग जाएगा, वो पिन सी होती है, बीच में एक डब्बी सी होती है, एक सीधी तार नहीं होती, इधर लगाया एसी से सीधा लैपटॉप में लगा दिया है, फट जाएगा लैपटॉप। बीच में डब्बी सी होती है भैया, वो डब्बी के अंदर ही क्या है, रेक्टिफायर। जितने भी मोबाइल के चार्जर्स होते हैं, क्या चीज जी, मोबाइल के चार्जर्स, तो मोबाइल के चार्जर वाला जो सॉकेट है ना यार, वो मोटा सा होता है। ओ भाई वो मोटा सा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर ही रेक्टिफायर का भी क्या लगा हुआ है, सर्किट लगा हुआ है। वो सिर्फ 2 शू नहीं होते, वो सॉकेट नहीं होता, वो मोटा सा होगा, 3 पिन होगी, उसके अंदर ही क्या होता है, रेक्टिफायर लगा होता है। तो बात को खत्म करते हैं यार। पहली लाइन क्या बताई, व्हाट इज रेक्टिफायर, क्या है रेक्टिफायर, डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। एसी को डीसी में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है वो हमने डिस्कस कर दिया कि भैया डायरेक्ट यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं है, एसी सस्ता पड़ता है, उसी को डीसी में कन्वर्ट करते करते जो भी चीजें हैं उनका यूज कर लो। तो अगली बात है जी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेटा 2 कैटेगरी में बांटेंगे हम, एक जिसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा किसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। एक लाइन लिख लो, पहले तो लिख दिया ना, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। उसके बाद एक लाइन लिख लो कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस
एंड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। लिख लो जी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए डायोड कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायस एंड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। ठीक है जी। अगली बार रेक्टिफायर हमने बोला दो टाइप के, एक होगा जिसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा जिसको हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक अप हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ जी बेटा यार, तो अपनी अगली बात हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसको हाफ वेव क्यों कहते हैं वो डिस्कस हो ही जाएगा, शॉर्ट में ही है। अटेम्प्ट कैसे करना है वो देख लो यार। पहले हमने बोल दिया व्हाट इज अ रेक्टिफायर, ठीक है। अटेम्प्ट करते हुए सबसे पहली बात तो क्या बता दो कि रेक्टिफायर है क्या चीज, ठीक है। डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, पहले ये बता दिया। दूसरे नंबर पे बता दो इसका प्रिंसिपल बेटा जी। प्रिंसिपल क्या हुआ इसका, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ डायोड कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायस एंड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर इसका क्या आएगा, सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये दोनों हो गए अपने। उसके बाद सर्किट डायग्राम के बाद थोड़ी सी सिंपल है यार वर्किंग, दो चार स्टेप में। उसके बाद आउटपुट और इनपुट वेवफॉर्म्स शो कर देनी है। और उसके बाद फिर इसकी लिमिटेशंस शो कर देने, कुछ नहीं है, ये याद रख लो, वैसे अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, लिमिटेशन इसकी हैं भाई, तभी हाफ वेव बहुत कम होता है, आगे चल के फुल वेव यूज होगा। प्रैक्टिकल तो फुल वेव रेक्टिफायर यूज होता है, लेकिन बेटा एग्जाम में क्वेश्चन हाफ वेव पे भी आता है, फुल वेव पे भी आता है, कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला सबसे पहले रेक्टिफायर है क्या चीज, डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। प्रिंसिपल क्या है कि भैया डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता। और अगली बात है इसका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में क्योंकि डायोड का यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ डायोड है ना भाई रेक्टिफायर, तो डायोड तो लगेगा ही लगेगा। तो ध्यान देना सर्किट डायग्राम में एक डायोड है अपने पास, यहां पे लगेगा एक ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है बेटा, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है, ठीक है जी। ये मिटा देते हैं, आउटपुट और इनपुट वेवफॉर्म भी बनाने होते हैं। तो बेटा ये ट्रांसफार्मर है, यहां से आएगी एसी सप्लाई, ठीक है जी। ये डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस लगा होगा। उस आउटपुट डिवाइस के लिए रजिस्टर यूज कर देते हैं, जिसको लोड रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड रजिस्टर। ये डायोड हो गया, बन गया यार हाफ वेव रेक्टिफायर, बन गया जी हाफ वेव रेक्टिफायर। यही है सर्किट डायग्राम, ठीक है जी। तो इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा। सबसे पहले है क्या चीज वो लिखना है,
फिर क्या लिखना है जी इसका, प्रिंसिपल, उसके बाद फिर सर्किट डायग्राम है, फिर वर्किंग समझा देते हैं। ठीक है जी। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स है बेटा। पहला पॉइंट, ये ट्रांसफार्मर क्यों लगाया, बात को समझो। यह है अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसा है जी ये, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, आउटपुट इसकी में नंबर ऑफ टर्न्स हमने कम शो की हैं। इसके कंपैरिजन में ले और कम शो कर देता हूं, कम शो करनी होती है बेटा। ठीक है जी। तो कैसा है ये, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्यों लगाया यार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मेरे भाई, घर पे आती है 220 वोल्ट। अब डायोड को बोला जाए कि 220 वोल्ट एसी को किस में कन्वर्ट कर, डीसी में, तो भैया नहीं कर पाएगा, खुद ही डैमेज हो जाएगा, खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले क्या करना पड़ता है, 220 वोल्ट एसी को डाउन करना पड़ता है। 9 वोल्ट एसी पे ले आता है ये ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन है ना। तो फर्स्ट ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है क्या करेगा, मैं वर्किंग बस समझा दूंगा भाई, लिख अपने आप लेना। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को डाउन कर देगा। 9 वोल्ट 12 वोल्ट, जैसे 220 टू 12 वोल्ट, 220 टू 9 वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर आमतौर पे यूज होते हैं, जो घरों में यूज होता है डीसी। तो ये इसको डाउन कर देगा। अब है अभी ये एसी, यहां तक ये एसी ही है, लेकिन वोल्टेज 220 नहीं रही, काफी डाउन हो गई। अब उसको ये किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अब कैसे, वो सिंपल है, बड़ी बात नहीं है। जो इनपुट आ रही है बेटा वो कैसी आ रही है, ऑल्टरनेटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये क्या हुआ, ये इनपुट का वेव डायग्राम है। ये एक के ऊपर एक बनेंगे बेटा, सेम ग्राफ पर बनाने हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट का जो डायग्राम है वो सेम ग्राफ पर बनाने हैं आपने। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गई अपनी इनपुट एसी। ठीक है जी, ये क्या होगी अपनी इनपुट एसी। ये क्या आनी है, आउटपुट आनी है। लेकिन अब वो डीसी होगी कि नहीं वो चेक करते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ट्रांसफार्मर ने एसी को किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया। मान लो ये एंड पॉजिटिव है इस वक्त, ये एंड नेगेटिव। एसी की खास बात क्या है, ये अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। अब लेट स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 इंस्टेंट में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो ये डायोड का पॉजिटिव है मेरे भाई और ये डायोड का नेगेटिव है। अब ध्यान से सुनना, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, कौन सा आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, उस वक्त ये एंड पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। डायोड का पॉजिटिव से लग गया, डायोड का नेगेटिव से लग गया, तो डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। अब सिंपल सी कहानी, फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करता है। तो जब तक ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा, ये कंडक्ट करेगा। तो कंडक्ट किया, आउटपुट आई। लेकिन हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आफ्टर हाफ साइकिल ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा उस वक्त क्या होगा, ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया। अब डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव से लग गया, नेगेटिव पॉजिटिव से लग गया, डायोड तो हो गया रिवर्स बायस।
और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता। जब भाई कंडक्ट नहीं करता तो आउटपुट नहीं आएगी, जब तक नेगेटिव साइकिल रहेगा आउटपुट नहीं आएगी। हाफ साइकिल और कंप्लीट हो गया, फिर से पहले वाला आ गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, डायोड का फिर पी से पी, एन से एन हो गया, डायोड फिर फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया तो कंडक्ट करने लग गया, यानी डायोड कंडक्ट करने लग गया जी। ठीक है जी। नेगेटिव में इसने नहीं करना, फिर से पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा, यह कंडक्ट कर जाएगा। तो बात क्या निकलती है कि डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं करता, यानी फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करता। अब बेटा जी जो भी आया बाय नेचर ये डीसी है, क्योंकि एसी की डेफिनेशन क्या है कि जी इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। और डीसी की डेफिनेशन क्या है कि ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता। डीसी दो तरह के होते हैं, देख, एक होता है स्टेडी डीसी और एक होता है वेरिंग डीसी। तो ये बाय नेचर डीसी है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट के लिए हमें स्टेडी डीसी चाहिए, बाय नेचर ये डीसी है बेटा। ये जो आउटपुट है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं जा रही, पॉजिटिव की पॉजिटिव ही है। दैट मीन्स बाय नेचर अब ये एसी नहीं रहा, इसमें डीसी कैरेक्टर आ गया है। लेकिन ये कोई बहुत बढ़िया वाला डीसी नहीं है। एक तो इसमें कमी है कि बीच बीच में गैप्स हैं, इंटरमिटेंट करंट है, और दूसरा ये स्टेडी डीसी नहीं है, वेरिएबल वाला डीसी है। खैर स्टेडी डीसी इसको बनाया जा सकता है, अगर वेरिएबल वाला हो उसको स्टेडी डीसी बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो बीच में इंटरमिटेंट करंट बन रहा है, गैप्स के साथ आ रहा है, एक वो इसकी बड़ी लिमिटेशन है। और दूसरा अब क्योंकि हाफ साइकिल तो यूज ही नहीं हो पा रहा, तो इसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पावर की वेस्टेज ज्यादा हो जाएगी। तो फिर से सुनो, सबसे पहली बात, व्हाट इज अ रेक्टिफायर? अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। क्यों एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है वो हमने अलग डिस्कस कर दिया, अभी रेक्टिफायर चल रहा है। तो सबसे पहले रेक्टिफायर लिख दो, डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। दूसरे नंबर पर प्रिंसिपल लिखो कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अ डायोड कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायस एंड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। तीसरे नंबर पर इसका सर्किट डायग्राम बनाओ। ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है जी। ये सर्किट डायग्राम बन गया हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब सर्किट डायग्राम जब बन जाएगा, ये तीसरे नंबर पे क्या बना यार, सर्किट डायग्राम। अब डायग्राम बनाकर उसकी लेबलिंग करो और उसके नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ये जी हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों लगाया है। एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, क्यों लगाया, ताकि ये 220 वोल्ट को नीचे ला सके, क्योंकि डायोड आपका डायरेक्टली 220 सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। डायोड क्यों लगाया है? अब डायोड के बिना तो काम चलना ही नहीं था। आरएल क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद इसकी वर्किंग समझा देनी है। वर्किंग में कुछ स्टेप है बस, वो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म साथ के साथ बन जाएगी। और वर्किंग में आपने बोलना है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, बस यही बोलना है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। लिख ले भाई, ज्यादा दिक्कत है तो वर्किंग में आपने बोलना है, अदरवाइज आप नोट्स पढ़ो, नोट्स में सब कुछ लिख के दिया हुआ है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड कंडक्ट्स and hence give output as shown in figure, and during negative half cycle does not conduct, does not give output as shown in figure। वो फिगर बनी हुई होगी, इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स, ठीक है, इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म बने होंगे।
और उसके बाद लास्ट में बोल देना है कि जो आउटपुट आई है ये बाय नेचर क्या है, डीसी है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो रही, पॉजिटिव की पॉजिटिव ही है, ये डीसी है, बाय नेचर ये डीसी है। और अगली बात क्या कर देना, इसकी लिमिटेशंस ये पक्का लिख देना यार। लिमिटेशन इसकी कि पहली लिमिटेशन क्या है, इट गिव्स इंटरमिटेंट करंट। कैसा, इंटरमिटेंट करंट, वो गैप्स है ना। दूसरी लिमिटेशन, इट इज लेस एफिशिएंट। एफिशिएंसी बहुत कम है। दो बड़ी समस्याएं हैं इसकी, इंटरमीडिएट करंट और लेस एफिशिएंट। आधी एनर्जी तो क्या हो रही है, वेस्ट ही हो रही है ना ब्लॉक होने के कारण। और एक, इट हैज अ लॉट ऑफ एसी कैरेक्टर, मतलब वेरिएबल डीसी है ये, काफी इसमें एसी कैरेक्टर है, यानी ये वेरिएबल डीसी है। खैर वेरिएबल डीसी तो जब हम फुल वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट कर देंगे ना इसको, वो भी होगा, लेकिन उस समस्या का हल फिर कुछ ना कुछ निकाल लिया जाएगा। तो वेरिएबल डीसी वाली समस्या तो फुल वेव रेक्टिफायर में भी आएगी, उसका हल निकाल लिया जाएगा। इट हैज अ लॉट ऑफ एसी कैरेक्टर, यहां कभी कभी कह देते हैं इट हैज अ लॉट ऑफ रिपल फैक्टर। कौन सा फैक्टर कहते हैं इसको, रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर हमने बोला वो तो फुल वेव रेक्टिफायर में भी होगा, उसका कुछ ना कुछ इलाज किया जाएगा, फिल्टर सर्किट लगा के कर देते हैं। फिलहाल एग्जाम में अगर आ जाए कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैंने बता दिया भैया। प्रिंसिपल लिख लेना, रेक्टिफायर होता क्या है लिख लेना, सर्किट डायग्राम बना देना, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बना देना, थोड़ी सी वर्किंग कर देना, लिमिटेशन लिख देना, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन कुछ ज़्यादा है, कम से कम ये समस्या तो हमें दूर करनी ही होगी। इसको भी कर लेंगे, ये समस्या दोनों में रहेगी, फुल वेव रेक्टिफायर में भी, हाफ में भी, लेकिन इसको दूर कर लिया जाएगा। चलो, लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये हाफ वेव की, इनको दूर करना जरूरी है। उसके लिए फिर हम क्या लेकर आएंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। तो बेटा प्रैक्टिकली हाफ वेव यूज नहीं होते, प्रैक्टिकली फुल वेव यूज होते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में हो सकते हैं, कुछ खास ही यूज हो इन्हीं का। अगली बार फिर हम लेकर आ रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। एग्जाम में बेटा आने के लिए हाफ वेव भी आ सकता है, फुल वेव भी आ सकता है, प्रैक्टिकली फुल वेव भी यूज होता है। तब तक इसको नोट करो। हाँ जी बेटा यार, तो अगली हेडिंग डाल लेना फुल वेव रेक्टिफायर। अभी क्या किया हमने, हाफ वेव की लिमिटेशन देखी कि यार उसमें आधी एनर्जी तो वेस्ट ही हो रही है, आधी जो वेव से आ ही नहीं रही। अब फुल वेव में वो जो यार वेस्टेज थी ना, उसको हमने क्या कर जाना है, कवर अप कर जाना है। तो फिर से वही बात, हेडिंग डालो यहां पे जो दिख रहा है भाई, अभी रुको उसको, पहले हेडिंग डाल लो फुल वेव रेक्टिफायर। डाल ली भाई, हेडिंग होगी फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव को भूल जाओ, समझ लो जैसे हमने पहले किया ही नहीं है, ठीक है। हेडिंग आ गई फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले क्या लिखो कि इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर रेक्टिफायर है क्या, क्योंकि यार एग्जाम में तो एक ही आएगा ना, या फुल वेव आ जाएगा या हाफ वेव आ जाएगा, तो जो मर्जी है। सबसे पहले क्या लिखना है, रेक्टिफायर है क्या चीज, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, लिख लिया। दूसरे नंबर पे प्रिंसिपल लिख ले भाई। प्रिंसिपल क्या लिखा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस एंड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस, ठीक है जी। तो पहली बात रेक्टिफायर है क्या चीज, लिख लेना भाई। दूसरी बात कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता। अगली बात फिर सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम वैसे ही है, वही चीज है, पहले ट्रांसफार्मर लगेगा। लेकिन यहां यार दो सर्किट डायग्राम मैंने बनाए, एक ही सर्किट डायग्राम है, ये दो कंडीशंस में है। पहले जो सर्किट डायग्राम है वो हम जब हाफ साइकिल चल रहा है ना, फर्स्ट हाफ साइकिल, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल
और ये है चीज वही, ये स्टेज दूसरी है। फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान मैंने अलग एक्सप्लेन करना है, आपने भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, और ये ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल। तो बेटा जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे आपने करना है, जैसे बोला जा रहा है मेरे भाई वैसे आपने करना है। प्रिंसिपल लिखना है क्या चीज, ये लिखना है। उसके बाद सर्किट डायग्राम बनेंगे। सर्किट डायग्राम में दो बनाने हैं भाई, आमने सामने या ऊपर नीचे या आमने सामने, ठीक है। अब ये दोनों सर्किट डायग्राम हो गए। उसके बाद आपने लिखना है, इसकी जब लेवलिंग करोगे D1 D2 डायोड्स है, और ये क्या है, वही तुम्हारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है ये, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये भी क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बस खास बात इसकी ये है कि इसकी आउटपुट में 3 वायर निकलती है। देखिए पहली ये, दूसरी और एक सेंटर से निकलती है। इसको कौन सा कहते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। कैसा है, सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सेंटर टैपिंग वो सर्किट में हेल्प करती है आउटपुट लेने के लिए, तो स्पेशल ट्रांसफार्मर यूज होता है। कौन सा मेरे भाई, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। लिख लेना है इसका नाम, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसका नाम लिख लेना हमने कि ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है जी। ओके जी, तो सर्किट डायग्राम बन गया, थोड़ी सी इसकी लेबलिंग कर दी। अब अगली बात आती है वर्किंग, समझ रहे हो ना भाई। हेडिंग आ गई फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है लिख दिया, रेक्टिफायर का प्रिंसिपल लिख दिया कि डायोड भैया फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेगा, रिवर्स बायस में कनेक्ट नहीं करेगा। लिखना जरूर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं। उसके बाद सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में दो बन जाएंगे आमने सामने। इस सर्किट डायग्राम में ये डायोड्स हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन क्यों, ये एक ही बात है, मैं एक ही को एक्सप्लेन कर देता हूं, वो तो सेकंड स्टेज है ना इसी की। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाई जो आपका डायोड है वो डायरेक्ट 220 वोल्ट तो ले नहीं पाएगा। इनपुट कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है, तो डायरेक्ट तो वो ले नहीं पाएगा, इसलिए स्टेप डाउन करना पड़ता है। और ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्पेशल वाला है, स्टेप डाउन रखी होती है। आउटपुट में इसके 3 कनेक्शंस होते हैं। सेंटर से टैपिंग का फायदा होता है कि आउटपुट बढ़िया तरीके से ली जा सकती है। ओके, और ये जहां पे आपने आउटपुट लेनी है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, लोड रजिस्टर इसको बोल देते हैं। ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसकी वर्किंग करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ बोलूंगा, आप लिख लेना, ठीक है जी। वर्किंग में देखो फिर वही कहानी कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पहला साइकिल कौन सा आ गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो वर्किंग क्या आई, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 will become forward bias and D2 will become reverse bias। नोट्स बना लेना भाई। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, पहला हाफ साइकिल ये आ गया मान ले, ठीक है। ये क्या है, इनपुट AC है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल आ गया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। भैया पॉजिटिव से देख, पॉजिटिव जुड़ गया, तो ये पॉजिटिव है। देखो इधर को आएंगे ना, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाओ, ये मैक्सिमम नेगेटिव है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव है। बीच वाली स्थिति अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट इसके कंपैरिजन में तो नेगेटिव है, लेकिन इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उधर से इधर की ओर, ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव 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 मोर नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव। तो बीच वाला पॉइंट बेटा ऊपर वाले पॉइंट के कंपैरिजन में तो नेगेटिव है, लेकिन नीचे वाले के कंपैरिजन में पॉजिटिव है। तो हमने बोला ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो D1 है पहले वाला, उसका पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ गया और उसका नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ गया, इसके कंपैरिजन में ये पॉइंट नेगेटिव है ना, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। और नीचे वाले का क्या हुआ, इसका पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ गया
और ये इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ गया, या रिवर्स बायस हो गया। तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, यानी कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस, देयरफॉर D1 conducts and D2 does not conduct। होगा क्या भाई, D1 कंडक्ट करने लग जाएगा और करंट कुछ ऐसे चलेगा, और D2 कंडक्ट नहीं करेगा। अब यार हमें तो रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट चाहिए ना, आउटपुट आ जाएगी, आ गई आउटपुट, करंट चलने लग गया, तो आउटपुट आ गई मेरे भाई, आ गई आउटपुट। किसने दी? D1 ने दी। ठीक है जी। अब क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया। अब सर्किट अलग नहीं है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान की स्थिति है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान की स्थिति है। ठीक है, सेकेंड हाफ साइकिल यानी कि नेगेटिव वाला, फर्स्ट हाफ साइकिल यानी कि पॉजिटिव वाला। तो ये जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, साइकिल पलट गया ना। अब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, क्या दिक्कत है? अब बीच वाला पॉइंट इसके कंपैरिजन में नेगेटिव है, इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव है, तो ये D1 था, ये D2 था। अब क्या हुआ नेगेटिव हाफ साइकिल में, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, P N से जुड़ गया और N P से जुड़ गया, और ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से, बीच वाला पॉइंट इसके कंपैरिजन में तो पॉजिटिव है, इसके कंपैरिजन में नेगेटिव है। बात को समझो, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव से, तो D1 क्या हुआ, रिवर्स बायस, D2 क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस। इसलिए D1 डज नॉट कंडक्ट, लिख लेना भाई, और D2 कंडक्ट। तो हमने स्थिति ऐसी पैदा कर दी सेंटर टैपिंग का यूज करते हुए कि जब दूसरा साइकिल आया तो ये कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन ये करने लग जाएगा, ये करने लग जाएगा, तो करंट ऐसे चलेगा, ऐसे चलने लग गया, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा ना। जब भैया ऐसे चलने लग गया करंट, तो अब भी आउटपुट आ जाएगी, सेकंड हाफ साइकिल में भी आउटपुट आ जाएगी, यहां पे आउटपुट आएगी। मगर ध्यान देना, इस रजिस्टर में से पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट इधर जा रहा था और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट इधर ही जा रहा है, मतलब आउटपुट आई है और डायरेक्शन पलटी नहीं है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान करंट इस तरफ जा रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान भी करंट इसी तरफ जा रहा है। दैट मीन्स आउटपुट भी आई और करंट की डायरेक्शन भी नहीं पलटी। यही सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की खास बात थी, तभी हमने दोनों आमने सामने बनाए थे। हमें सबसे बड़ी बात जो ये शो करनी है वो ये करनी है कि भैया चाहे पॉजिटिव कंडक्ट करे चाहे नेगेटिव कंडक्ट करे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही, सेम दिशा में ही करंट जाएगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। आउटपुट दोनों केसेस में आएगी और सेम सेंस में आएगी। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, अगला हाफ साइकिल आएगा, ये स्थिति आ जाएगी, उससे अगला आएगा, ये स्थिति आ जाएगी, यानी कि आउटपुट जो है वो आती ही रहेगी। ये D1 कर रहा है, ये D2 कर रहा है, ये D1 कर रहा है, ये D2 कर रहा है, ये D1 कर रहा है, ये D2 कर रहा है। यही बना दी यार मैंने सारी की सारी, ठीक है, नीचे वाले की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे मैंने सोचा था एक D1 के लिए एक D2 के लिए, फिर लास्ट में कंबाइन D1 D2 इकट्ठे कर देंगे, लेकिन एक ही में अब कर दिया, पता न लगा फ्लो में। तो ये होगी बेटा आउटपुट DC, ये इनपुट AC, ये आउटपुट DC। कुछ चीजों का तो फायदा हो गया ना,
फुल वेव में। पहला फायदा तो ये हो गया कि ये इंटरमिटेंट करंट वाली समस्या खत्म हो गई। दूसरा फायदा ये हो गया कि जो वेस्टेज हो रही थी वो समस्या भी खत्म। हां, परफेक्ट डीसी तो अभी भी नहीं है, उसका इलाज हम कर लेंगे, फिल्टर सर्किट लगा देंगे, परफेक्ट डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सुन लो भाई ध्यान से, नोट्स वोट बढ़िया से बना लेना। अटेम्प्ट इसको कैसे करना है मैंने बता दिया। सबसे पहले व्हाट इज रेक्टिफायर लिखो, दूसरे नंबर पर प्रिंसिपल लिखो, फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है जी डायोड, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है, इसका प्रिंसिपल है। तीसरे नंबर पे सर्किट डायग्राम बनाओ, सर्किट डायग्राम दोनों बनाओ। उसके बाद सर्किट डायग्राम की थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करो। सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है वो जरूर बताओ, और स्टेप डाउन लगाया हुआ है वो जरूर बताओ, और स्टेप डाउन क्यों लगाया है वो भी बता दो। उसके बाद दोनों डायग्राम बनाओ आमने सामने, और इसके नीचे बस थोड़ा सा लिख दो कि भैया पहले हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट करेगा, D2 नहीं करेगा, दूसरे में D2 करेगा, D1 नहीं करेगा। और सबसे बड़ी खास बात कि दोनों केसेस में आउटपुट पलटेगी नहीं, तभी तो करंट सेम सेंस में शो किया है। बाय नेचर ये डीसी है, पलट नहीं रहा ना, डीसी तो रिवर्स करता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसको रिवर्स होना होता है, ये रिवर्स नहीं हुआ। दैट मीन्स डीसी इन नेचर, एसी तो रिवर्स करता है, ये नहीं हो रहा, मतलब ये बाय नेचर क्या है, डीसी है। ठीक है जी। अब अगली बात आ गई नोट करने वाली बात कि यार एफिशिएंसी इसकी बढ़ गई एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है जी। उसके अलावा नो इंटरमिटेंट करंट, वो जो रुक रुक के ब्रेक वाला था वो भी समस्या क्या हो गई, हल हो गई। और तीसरी बात, इट हैज रिपल फैक्टर, यानी कि एसी कैरेक्टर तो इसमें है। अभी ये स्टडी डीसी नहीं है, लेकिन ये समस्या, ये तीसरी वाली जो है, इसका इलाज हम कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अगर ये सब कुछ नोट हो गया हो तो अगली बार लिख लो, अगर ये सब कुछ नोट हो गया हो मेरे भाई, अदरवाइज वीडियो बंद कर लो, ये करो कंप्लीट पहले, जब ये कंप्लीट हो जाए फिर से ऑन कर लेना। और अगली बात क्या लिख लो कि जी फुल वेव रेक्टिफायर हैज अ लॉट ऑफ रिपल फैक्टर। दैट मीन्स लिख लो पूरी लाइन लिखवा रहा हूं। अ फुल वेव रेक्टिफायर हैज अ लॉट ऑफ रिपल फैक्टर, दैट इज एसी कैरेक्टर। रिपल फैक्टर तो इसमें है, ये नोट करनी, ये बात खत्म हो गई है। अगली बात लेकर आ रहा हूं मैं, बहुत जरूरी है। रेक्टिफायर आएगा तो अगली बात करनी पड़ेगी तुम्हें। तो इट हैज अ लॉट ऑफ रिपल फैक्टर, दैट इज एसी कैरेक्टर, विच कैन बी removed by using filter circuits, which can be removed by using filter circuits। बेटा फिल्टर सर्किट्स, इसकी फिल्टरिंग कर देते हैं। अब कैसे करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट हेडिंग डाल ही लो, फिल्टर सर्किट। तो बेटा यार अपनी बात कौन सी खत्म हुई अभी, रेक्टिफायर कि रेक्टिफायर ने क्या करना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना है। मगर जो रेक्टिफाइड आउटपुट है, ठीक है, हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी हाफ वेव के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ गई। बट यार अपनी बात हुई कि जो फुल वेव है उसने हाफ वेव के कंपैरिजन में वो जो इंटरमिटेंट करंट था वो समस्या क्या कर दी, हल कर दी। ठीक है, कि इंटरमीडिएट करंट तो नहीं रहा, अब गैप्स नहीं है। दूसरा कि एफिशिएंसी भी क्या हो गई, इंक्रीज्ड हो गई। ठीक है जी, इंटरमीडिएट करंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व, एफिशिएंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन यार जो अगली समस्या थी कि जी इट हैज अ लॉट ऑफ रिपल फैक्टर, दैट मीन्स
जो हमारी आउटपुट डीसी आई है वो बाय डेफिनेशन तो डीसी है क्योंकि करंट रिवर्स नहीं कर रहा, मगर यार ये परफेक्ट डीसी नहीं है, ये स्टेडी डीसी नहीं है। हमें इसको स्टेडी डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब स्टेडी डीसी जब तक ये हो नहीं जाता, मतलब स्टेडी डीसी मींस यार जो रिवर्स ना करे और जो वेरी भी ना करे, ग्राफ बिल्कुल क्या आना चाहिए, करंट वर्सेस टाइम स्ट्रेट आना चाहिए। ये कैसा है, ये अभी वेरिएबल डीसी है, बाय डेफिनेशन डीसी बन गया, एसी से डीसी में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन हमें कैसा चाहिए यार यूज करने के लिए, ऐसा चाहिए। तो इससे तो बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, डीसी बन गया, लेकिन इसका कोई खास यूज हम नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी रेक्टिफायर है ना भाई, रेक्टिफायर के बाद हमें कुछ और सर्किट्स भी लगाने पड़ते हैं जो कि इस वेरिएबल डीसी को किस में कन्वर्ट कर दें, स्टेडी डीसी में कर दें। यानी हमें इसकी अभी फिल्टरिंग करनी पड़ेगी। अब उसके लिए जो सर्किट्स बेटा जी यूज होते हैं, दोज आर टर्म्ड एज फिल्टर सर्किट्स। क्या कहते हैं इनको, फिल्टर सर्किट। कोई भी रेक्टिफायर ये लगा लो कि बिना फिल्टर सर्किट के कामयाब नहीं है। आप ठीक है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दोगे, अब ये एसी था, ये एसी इनपुट है, ठीक है, ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर ने आउटपुट दे दी, लेकिन ये जो डीसी है ये परफेक्ट नहीं है यार। ये तो क्या है, ये आपका एसी इनपुट है, रेक्टिफायर ने क्या किया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक मान लो क्या है, रेक्टिफायर है। अब ये है तो सही डीसी, लेकिन कैसा है, वेरिएबल आ रहा है यार। तो इसकी वेरिएशंस खत्म करने के लिए जिन सर्किट्स की जरूरत पड़ती है उनको कहते हैं फिल्टर सर्किट्स। फिल्टर सर्किट्स के रूप में या तो बेटा जी क्या यूज होगा, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर, ठीक है, या इंडक्टर या फिर बेटा जी क्या यूज होगा, कैपेसिटर। अगर इंडक्टर है तो वो लगेगा सीरीज में, अगर कैपेसिटर है वो लगेगा पैरेलल में, ठीक है जी। दोनों भी लगा सकते हो, दो दो इंडक्टर भी लगा सकते हो भाई, दो दो कैपेसिटर भी लगा सकते हो, ऐसे ही करना पड़ता है। सिर्फ एक फिल्टर से, मान लो सिर्फ इंडक्टर यूज कर दिया यार तुमने, अगर यहां पे ये एक इंडक्टर यूज किया हुआ है तुमने मान लो, तो ये इसकी क्या करेगा, फिल्टरिंग करेगा बेटा। यहां तक ये है, जब यहां से बाहर आएगा ना, यहां से जब ये बाहर आएगा तो इसकी आउटपुट जो है वो लगा लो कि कुछ इसके कंपैरिजन में इतनी वेरिएशन नहीं रहेगी, लेकिन अभी भी वेरिएशन रहेगी, ठीक है जी। अपने आप में खैर ये फिल्टरिंग कर रहा है। इंडक्टर आपने पढ़ा होगा एसी सर्किट्स के केस में, एसी सर्किट में हमने पढ़ा है कि इंडक्टर कैपेसिटर सब लग सकते हैं, सब में से करंट पास होता है। इंडक्टर का काम क्या है, वो डीसी करंट को, डीसी कंपोनेंट को पास होने देता है, एसी कंपोनेंट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास होने की इजाजत दे देता है। तो ये जो इंडक्टर लगा है इसमें से डीसी कंपोनेंट पास हो जाएगा, एसी कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं यहां पर एक कैपेसिटर भी लगा दूं तो ये दोनों मिलकर फिल्टरिंग कर रहे हैं यार। अब दो फिल्टर हो गए, यहां पे क्या लग गए, दो फिल्टर लगे हुए हैं, एक इंडक्टर भी लगा हुआ है, एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ठीक है। आगे अगर एक और इंडक्टर लगा दूं, एक और कैपेसिटर लगा दूं, तो मैं बोल रहा हूं एक सिंगल इंडक्टर भी फिल्टर का काम करेगा। दो लग गए तो ज्यादा फिल्टरिंग हो जाएगी, ये भी करेगा वो भी करेगा। साथ में कैपेसिटर लग गए तो वो भी करेगा, लेकिन कैपेसिटर लगेगा तो पैरेलल में लगाना है ताकि वो डीसी को क्या कर सके, ब्लॉक कर सके। एसी कंपोनेंट ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। और ये एसी को पास नहीं होने देगा, सिर्फ डीसी को पास होने देगा। ओवरऑल फिल्टरिंग होती चली जाएगी। तो पॉइंट ये है जी, बहुत ज्यादा डिटेल में घुसकर तो नहीं, लेकिन इतना जरूर बताकर आना, हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा
तो फिल्टर सर्किट क्या है ये नहीं आएगा, हमें तो क्वेश्चन आएगा रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर की वर्किंग बताओ। तो हमने रेक्टिफायर की वर्किंग बतानी है, वही पहले व्हाट इज रेक्टिफायर, फिर उसका प्रिंसिपल लिखो, फिर उसका डायग्राम बनाओ, सर्किट डायग्राम, उसके बाद थोड़ी सी वर्किंग एक्सप्लेन कर दो। लेकिन भाई रेक्टिफायर अगर आ गया एग्जाम में तो फिल्टर सर्किट की बात जरूर कर आना कि जी बिना फिल्टर सर्किट के रेक्टिफायर अधूरा है, फिल्टरिंग करनी ही पड़ेगी। और फिल्टर सर्किट्स के रूप में यूज कौन से होते हैं, इंडक्टर या कैपेसिटर। बेसिकली ये जो आगे का पोर्शन है ये तो रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफाइड आउटपुट है, ये सब मिलकर, ठीक है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, फिल्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने बोला खूब सारे फिल्टर्स लगाने पड़ सकते हैं, फिलहाल मैंने 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर का सेट लगा दिया। ये जो चीज है इसको मैं क्या कह रहा हूं, ये ओवरऑल फिल्टर सर्किट है। इसमें से जब आउटपुट आएगी ना वो ये लगा लो स्टेडी डीसी टाइप हो जाएगी, ये टाइम ये करंट स्टेडी डीसी टाइप हो जाएगी। बात को खत्म किया। जब भी रेक्टिफायर की बात होगी तो फिल्टर सर्किट का नाम जरूर लेकर आना कि फिल्टर सर्किट्स की भी जरूरत पड़ती है जी। ओके जी, तो हमने करते करते कहां तक कर लिया जी, डायोड और उसकी एप्लीकेशंस कर ली। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगी दैट इज सम स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स बहुत होते हैं, हम 2 या 2 नहीं 4 कुल मिला के कितने डिस्कस करेंगे, 4 करेंगे। मैंने बोला बहुत होते हैं, 4 सिलेबस में है, तो 4 स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स और उनकी बेटा जी एप्लीकेशंस हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। ये हो गया तो समझ लो अपना काम हो गया। फिर सिलेबस वाइज ये जो चैप्टर है इसके सारे पार्ट खत्म हो गए, तो बेटा अगली हेडिंग डाल लो, जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स। क्या जी, स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड्स। मिटा ले भाई इसको। ओके जी, तो बेटा अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या हुई फिर, स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स। इसमें हम कवर अप कर जाएंगे सारा और सिलेबस अपना मान लेंगे कि खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी खत्म, सिलेबस भी खत्म, लास्ट लेक्चर सिलेबस का। तो नेक्स्ट हेडिंग इज बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सम स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स। अब बेटा स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स में नंबर 1 पे है ज़ीनर डायोड, ठीक है। नंबर 2 पे लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। नंबर 3 फोटो डायोड, और नंबर 4 हो गया आपका सोलर सेल, ठीक है। अब मैंने बोला होते तो और भी हैं, लेजर डायोड कई सारे होते हैं, लेकिन हमने 4 डिस्कस करने हैं। अब इनको भी ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे। हाँ, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं इस पे वो बता देंगे। अब जैसे हर कोई है ना, ज़ीनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि है क्या चीज, दूसरा डिस्कस करेंगे स्पेशलिटी क्या है इसमें, और तीसरा डिस्कस करेंगे इनका यूज।
ठीक है जी, बस 3 पॉइंट में सबको डिस्कस करते चले जाएंगे कि है क्या चीज, अब उसमें स्पेशलिटी क्या है, कैसे आपने वो स्पेशलिटी क्रिएट की और उसका प्रैक्टिकली कहां पर यूज होगा। तो लेट्स स्टार्ट एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं ज़ीनर डायोड। पहले नंबर पे मान लो हमने क्या डिस्कस करना स्टार्ट किया, ज़ीनर डायोड। अब ज़ीनर डायोड बेटा जी, इसके बारे में अगर मैं पहली लाइन लिखता हूं तो इट इज अ स्पेशली डिजाइन्ड heavily doped डायोड। अब इसकी स्पेशलिटी कहां है, इसकी डोपिंग जो है एक नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में हैवी है। डोपिंग हैवी का मतलब कि हमने बोला था यार, जब डोपिंग करते हैं ना, पी टाइप और एन टाइप बनाते हैं, तो उसमें हमें 1:10⁻⁶ का डोपिंग रेशियो रखना चाहिए। मतलब ज्यादा भी इंप्योरिटीज नहीं ऐड कर देनी चाहिए कि वो ज्यादा ही कंडक्ट करने लग जाए। तो डोपिंग रेशियो क्या होता है नॉर्मली किसी भी डायोड का, 1:10⁻⁶। यार ज़ीनर डायोड में डोपिंग जो है वो थोड़ी हैवी करते हैं, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है, इट इज अ हेवीली डोप्ड डायोड। मटेरियल वही यूज होगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम, लेकिन इसकी स्पेशलिटी कहां चले गई, इट इज हेवीली डोप्ड। डोपिंग थोड़ी क्या है, ज्यादा है। अच्छा, हमने एक पढ़ा था कि जी अगर रिवर्स बाइसिंग करो किसी भी डायोड की, ये V है ये I है, पहले तो करंट होता ही नहीं है, थोड़ा सा होता है, वो भी किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट एकदम ही राइज कर जाता है। इसको क्या कहते हैं कि जी इसकी क्या होगी, ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। एकदम करंट ज्यादा हो जाए, हम कहते हैं इसकी क्या होगी जी, ब्रेक डाउन हो गई। अब बेटा ज़ीनर डायोड जो है ना, इसकी डोपिंग ज्यादा होने के कारण इसकी ब्रेकडाउन अदर डायोड्स के कंपैरिजन में अर्लियर हो जाती है। मतलब जल्दी ब्रेकडाउन वाली स्थिति आ जाती है। तो क्या बात हुई, इट इज ए स्पेशली डिजाइन हैवीली डोप्ड डायोड। डोपिंग इसकी क्या है, नॉर्मल से ज्यादा है, जिसके कारण रिवर्स बायस में जब हम यूज करेंगे इसको, तो इसकी जो ब्रेकडाउन है वो जल्द ही आ जाएगी। जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाती है, जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो जाती है, उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। रिवर्स बायसिंग में इसकी ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगी और हम कहेंगे इसकी क्या हो गई जी, ज़ीनर ब्रेकडाउन हो गई, ठीक है। अभी जो ब्रेकडाउन रीजन है ना, ये इसका बड़ा खास रीजन है। ब्रेकडाउन रीजन की खास बात है, ब्रेकडाउन जब हो रही है ना, ये जो रीजन है, इस रीजन की खास बात है कि जी इन ज़ीनर ब्रेकडाउन, जब ब्रेकडाउन हो रही होती है ना, या ब्रेकडाउन के आसपास वाली वोल्टेज जो है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के आसपास, तो एट ब्रेकडाउन, जब ब्रेकडाउन हो गई, फॉर अ स्मॉल चेंज इन V, there will be a large change in I। मतलब ब्रेकडाउन रीजन में, एट ब्रेकडाउन, यहां कह लो इन ब्रेकडाउन रीजन, इन ब्रेकडाउन
पूरा लिख लो। रीजन इसको ब्रेकडाउन रीजन के, फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज देयर विल बी वेरी लार्ज चेंज इन करंट। मतलब ब्रेकडाउन रीजन के दौरान, उसके आसपास, ये ब्रेकडाउन रीजन है, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा दोगे करंट एकदम बढ़ जाएगा, थोड़ी सी वोल्टेज घटा दोगे करंट एकदम घट जाएगा। अब यही इसका खास पॉइंट है। इसी चीज का आगे फायदा उठाया जाता है कि ब्रेकडाउन रीजन में थोड़ी सी वोल्टेज चेंज करंट में बहुत ज्यादा चेंज लेकर आती है। वोल्टेज थोड़ी सी कम करोगे करंट एकदम कम हो जाएगा, वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ाओगे करंट एकदम बढ़ जाएगा। एब्रप्ट राइज है, एब्रप्ट राइज जिसको बोलते हैं। तो स्पेशली डिजाइन डायोड है जी, जो कि हैवीली डोप्ड है। हैवीली डोप्ड होने से इसकी जीनर ब्रेकडाउन होती है। पूरी ब्रेकडाउन होने से पहले एक जीनर ब्रेकडाउन होती है, मतलब एकदम करंट राइज होता है। ब्रेकडाउन रीजन की खास बात क्या है? थोड़ी सी वोल्टेज चेंज होगी, करंट में एकदम ज्यादा चेंज होगा। इसका यूज हमेशा ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में जीनर डायोड का कोई यूज नहीं है, वो सिंपल डायोड की तरह बिहेव करता है। रिवर्स बायस में इसका यूज करते हैं, और इसका फायदा आगे चलकर वोल्टेज रेगुलेटर बनाने में आता है। यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो वो जब मौका मिलेगा पूरा फुल बताएंगे। अभी फिलहाल सिलेबस वाइज चल रहे हैं, तो सिलेबस वाइज बस स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स उनके बारे में 2-4 पॉइंट बताने हैं मैंने। तो बेटा यार जीनर डायोड के बारे में ये पॉइंट याद कर लो कि यार स्पेशलिटी क्या है कि जी हैवीली डोप्ड है, ब्रेकडाउन रीजन इनका जल्दी आ जाता है, ब्रेकडाउन रीजन का ही यूज करना है, इसलिए हमेशा रिवर्स बायस में यूज होंगे। ब्रेकडाउन रीजन की खास बात, थोड़े से वोल्टेज बढ़ने पर करंट एकदम बढ़ेगा, घटने पर करंट एकदम घट जाएगा। ठीक है जी। और यूज कहां पर होता है? दीज आर यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर्स। अगली बात बेटा जी, लाइट एमिटिंग डायोड। जीनर अपना हो गया भाई। अगली बात है LED, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। अब यार LED की वर्किंग और स्पेशलिटी समझो। सबसे पहली बात फिर वही कि इसमें स्पेशल क्या है। जीनर की स्पेशलिटी थी यार उसकी डोपिंग, मटेरियल वही था, सिलिकॉन या जर्मेनियम। स्पेशलिटी इसकी क्या है? डोपिंग जीनर की। अब LED की स्पेशलिटी है इसका मटेरियल। ध्यान से सुनना बात को। पॉइंट ये है कि हमें पता है कि कोई भी मटेरियल हो, एक उसका कंडक्शन बैंड होता है, एक उसका वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड है। यार वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी? जितना ये एनर्जी बैंड गैप होगा उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है जी।
और अगर उल्टा हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो होल क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन। जैसे मर्जी समझ लो यार, जितना एनर्जी बैंड गैप है उतनी एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएगा, कंडक्ट करेगा, एक होल पैदा होगा, एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुई है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है कितनी, जितना एनर्जी बैंड गैप है। अब उल्टा सोच लो, अगर ऐसा हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन वापस, ये गया था यहां पे, क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, ये चले गया, यहां होल क्रिएट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब अगर उल्टा हो जाए, इलेक्ट्रॉन वापस अपने होल में आ जाए, तो आ सकता है, इलेक्ट्रॉन वापस अपने होल में आ जाए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकंबिनेशन। बात को समझो, एक होती है होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएशन, वो एनर्जी मिलेगी, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो होल और इलेक्ट्रॉन की पेयर क्रिएट होगी। लेकिन ऐसा भी होता है कि पूरी क्रिस्टल लैटिस में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, कभी कभी अपने होल में चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होल में चले गया तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकंबिनेशन। भाई इलेक्ट्रॉन का होल में जाना मतलब ऊपर से नीचे आना, तो इलेक्ट्रॉन होल रिकंबिनेशन में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल सी कहानी, अगर इलेक्ट्रॉन और होल को अलग अलग करना है, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है, तो एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए, बैंड गैप के इक्वल। और अगर उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन हो गए, तो एनर्जी रिलीज करेंगे, कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी बैंड के इक्वल। अगर एनर्जी बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, जैसे सिलिकॉन में होता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के लिए 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ही रिलीज होगी। कितनी रिलीज होगी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। अब ध्यान से सुनना, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, वो विजिबल रीजन में लाई नहीं करती है, यानी सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड गैप है वो विजिबल रीजन में लाई नहीं करता है। अब आपको पता है कि जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर होती है, और हमने आपको कैलकुलेट कर कर दिखाया हुआ है कि जी 700 के एनर्जी निकालोगे तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आएगी, और इसको निकालोगे 3.0 समथिंग, उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब मानेंगे हम। तो बेटा जो 700 है, 700 उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आती है, आपको फार्मूला बताया था 12375 डिवाइडेड बाय लैम्डा वाला, वहां से निकाली हुई है, पता है तुम्हें। तो अगर नहीं भी पता, वैसे तो पता है, अगर नहीं भी पता तो दोबारा याद करो भाई, विजिबल लाइट जो होती है, विजिबल, उसकी जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करता है, और वेवलेंथ 700 से 400 यानी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है। 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा ये। तो क्या बोला हमने, विजिबल लाइट जो है, विजिबल, उसकी एनर्जी करस्पॉन्डिंग कितनी है, 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ध्यान से सुनना हमारी बात को, सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप 1.1 है, यानी उसकी एनर्जी तो इस रीजन में लाई करती नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल ढूंढ लूं जिसका एनर्जी बैंड गैप 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करता है, मान लो मैंने ढूंढ लिया, ऐसा सेमीकंडक्टर ढूंढ लिया
कि जिसके p और n टाइप बनाए जा सकते हो और जिसका एनर्जी बैंड गैप 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करता हो, तो होगा क्या, इसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए इस रीजन की एनर्जी लगेगी, बिल्कुल सही लगेगी। और अगर कहीं उल्टा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने होल में आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस होल रिकंबाइन हो गए, तो एनर्जी रिलीज होगी। अब क्योंकि एनर्जी बैंड गैप इसमें लाई कर रहा है, तो एनर्जी इस रीजन में कहीं पे रिलीज होगी। अगर इस रीजन में रिलीज होगी तो ये तो विजिबल लाइट है, तो जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो ये एनर्जी रिलीज होती हुई दिखाई देगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन होल रिकंबिनेशन हुई तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस रीजन में लाई करेगी, यानी वो विबग्योर में लाई करेगी, यानी वो विजिबल लाइट में लाई करेगी। यानी कि वो एनर्जी जब रिलीज हो रही होगी तो हमें दिखाई देगी। सिलिकॉन वाले केस में भी रिकंबिनेशन होती है, लेकिन वो एनर्जी रिलीज होती है वो दिखाई नहीं देगी, वो विजिबल रीजन में नहीं लाई कर रही है। लेकिन अगर मैंने एक ऐसे मटेरियल से डायोड बना दिया, ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल चूज कर लिया जिसमें एनर्जी बैंड गैप 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का है, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और वो विजिबल रीजन में लाई करेगी, यानी कि लाइट एमिट करती हुई दिखाई देगी। तो आपका जो लाइट एमिटिंग डायोड है उसको बनाने का फंडा ये कि जो एलईडी बनेगा उसमें सबसे खास बात क्या है कि जी एलईडी बनाने के लिए हमें ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिसका एनर्जी बैंड गैप 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करे। और ऐसे मटेरियल मिल जाते हैं। सिलिकॉन का तो यूज नहीं कर सकते, जर्मेनियम का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें ढूंढना पड़ेगा। भाई ढूंढ ढांड कर इन्होंने किया कि अगर गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड का कंपाउंड बना लें, किसका, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इसको ओवरऑल कंपाउंड सेमीकंडक्टर कह देते हैं। तो ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड अगर यूज कर लें डिफरेंट रेशियोज में, तो इनका एनर्जी बैंड गैप 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आ जाएगा, यानी विजिबल रीजन में आ जाएगा। इनका रेशियो सेट करना पड़ता है। गैलियम तो चलो डले गए, आर्सेनाइड और फॉस्फाइड का रेशियो सेट करना पड़ता है। मतलब अगर ये 60% है, ये 40% होगा, मतलब इन दोनों का टोटल 100% मानकर, अगर ये 60 है ये 40 होगा, अगर ये 50 है ये भी 50 होगा। तो इसको ऐसे लिखा जाता है 1 माइनस एक्स। एक्स इनकी आपस में परसेंटेज है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड मान लो, जैसे अगर मुझे इस रेशियो में सेट कर दूं इसको मैं, आर्सेनिक 60%, फॉस्फाइड 40%, तो इसका एनर्जी बैंड गैप अप्रोक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, जो कि रेड लाइट के वेरी नियर होगा। तो इससे जो एलईडी बनेगा उसमें जब इलेक्ट्रॉन होल रिकंबिनेशन होंगी तो रेड कलर की लाइट एमिट होगी, रेड एलईडी बनेगा। फिर से सुन लो, हमने बोला एलईडी बनाते वक्त स्पेशलिटी क्या है, एलईडी बनाते वक्त स्पेशलिटी क्या है। इसको मिटा देते हैं, फोटोडायोड सोलर सेल, चलो हो ही जाएगा, इसको मिटा देते हैं। तो बेटा एलईडी बनाते वक्त स्पेशलिटी क्या है कि जी एलईडी बनाते वक्त हमें मटेरियल वो चूज करना है जिसका एनर्जी बैंड गैप 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो।
ये खास बात है, ये इसकी स्पेशलिटी है कि एनर्जी बैंड गैप 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये विजिबल रीजन यानी लाइट का एनर्जी स्पेक्ट्रम है, लाइट एमिटिंग डायोड है ना। ठीक है जी। अब इसकी अगली बात कि कैसे लाइट वर्किंग के बारे में अगर बात कर लें तो इट इज ऑलवेज यूज इन फॉरवर्ड बायस मोड। जीनर हमेशा रिवर्स बायस में लगता था, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा। ये थोड़ी सी वर्किंग भी समझ लो यार। ये मान ले पीएन जंक्शन, डायोड है, इसकी डिप्लीशन ले रहा है, यहां पी है, ये एन है, ठीक है जी। ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ये पी, ये एन। इसकी मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, फॉरवर्ड बायसिंग कर दी भाई, फॉरवर्ड बायसिंग। तो जब इसकी फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो आपको पता है इधर से होल क्रॉस करेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, करंट चलने लग जाएगा। अब जब ये क्रॉसिंग हो रही होगी ना भाई, तब क्या होगा, क्रॉसिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन होल रिकंबिनेशन विल टेक प्लेस। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन होल रिकंबिनेशन होगी। जब इलेक्ट्रॉन होल रिकंबिनेशन होगी तो एनर्जी इक्वल टू Eg will be released in the form of electromagnetic waves। एनर्जी रिलीज होगी किसके इक्वल, एनर्जी बैंड गैप के इक्वल। किस फॉर्म में, ईएम वेव्स के फॉर्म में। अब अगर हमने ये एलईडी गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से, वो भी इस रेशियो में बनाया हुआ था, तो इसका Eg तो 1.9 था, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी एनर्जी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी कि वो रेड लाइट होगी भाई, वो रेड कलर का एलईडी बन जाएगा। ऐसे अगर किसी और रेशियो में बनाया होता तो ब्लू कलर का बना सकते हो भाई। मेनली बस इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जी ऐसे मटेरियल से यूज होगा, बनेगा जिसका एनर्जी बैंड गैप 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करता है। एग्जांपल याद रखना, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, रेड लाइट का भी एग्जांपल याद रख लेना। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, आर्सेनाइड और फॉस्फाइड किस रेशियो में यूज होने हैं, 60 और 40% के रेशियो में यूज होने हैं। 1.9 के करीब आएगा, रेड एलईडी बनेगा। जिस मर्जी कलर का बना ले भाई, व्हाइट एलईडी भी बने हुए हैं, जिस मर्जी कलर के एलईडी बना ले। और एलईडी का डे टू डे लाइफ में बहुत ही वास्ट क्या है, यूज है। छोटे छोटे बल्ब से लेकर बड़ी बड़ी लाइट तक आजकल सारी क्या हैं, एलईडी बेस्ड हैं। तो बेटा जी क्लोज करते हैं एलईडी वाली बात को। मैंने एलईडी की स्पेशलिटी क्या है वो बताई, नंबर 1 जो भी बातें बताई। फिर इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज करना है। कल को कोई पूछ ले यार एलईडी की वर्किंग बता, तो वर्किंग सिंपल यही है, ये डायग्राम बना देना और कहना भैया फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जंक्शन को क्रॉस करते हैं चार्ज कैरियर्स। चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन और होल की रिकंबिनेशन होती है और रिकंबिनेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितना बैंड गैप होगा, किस फॉर्म में रिलीज होगी, ईएम वेव्स के फॉर्म में होगी। अगर बनाते वक्त तुमने ध्यान रखा था कि एनर्जी बैंड गैप विजिबल रीजन में लाई करे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो लाइट के फॉर्म में एमिट होते हुए दिखाई देगी। अच्छा, जरूरी नहीं है विजिबल। अगर तुमने बैंड गैप ऐसा सेट कर दिया कि वो इंफ्रारेड रेज निकाले, इंफ्रारेड का रीजन ले लिया, तो इंफ्रारेड वाले भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है बात। वो बैंड गैप सेट करना है, बस दिखेगी हमें सिर्फ कौन सी, विजिबल रीजन वाली। ओके, उसके बाद आगे इसके यूजेज। यूजेज इसके बहुत वास्ट यूज हैं भाई। वो पहले
आजकल भी होते हैं, वो भगवान की फोटो के आगे वो छोटे 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 वो लाल पीले नीले बल्ब लगे होते हैं ना, वो सारे क्या हैं? वो बल्ब नहीं है, एलईडी हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं वो बेसिकली। आपके मोबाइल में जो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं कि भाई नोटिफिकेशन आई हो हरी सी लाइट जलने लग जाती है, मिस कॉल आई हो हरी सी लाइट जलने लग जाती है, बैटरी अगर लो हो जाए वो ऑरेंज से कलर की लाइट जलने लग जाती है, भैया ये सब क्या हैं? एलईडीज हैं। ये सब क्या हैं? एलईडीज ही लगे हुए हैं। अगर आपका एसी है उसके ऊपर टेम्परेचर कितना है वो जो लिखा हुआ आता है, वो जो पीले से रंग में कि टेम्परेचर कितना है, फैन फर्स्ट मोड पे चल रहा है, सेकंड मोड पे चल रहा है, ये जितने भी इंडिकेटर जहां पे भी यूज हो रहे हैं ये सब क्या हैं? एलईडीज हैं। जो डिजिटल वॉचेस होती हैं उनमें भी क्या लगे होते हैं? एलईडी। जो आजकल घरों में डिजिटल क्लॉक्स आती हैं वो लाल से कलर की, वो सब भी क्या यूज हो रहे हैं? एलईडीज यूज हो रहे हैं। तो यार मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे एलईडीज का यूज हो रहा है, वास्ट यूज है। तो खास बात इनकी रफ एंड टफ है बेटा जी इनका यूज, पावर कंजम्पशन कम और लाइफ इनकी ज्यादा। अब इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी किताबों में पढ़ो एलईडीज के बारे में, जितना हम बता सकते थे हमने आपको बता दिया। अगली बात फोटो डायोड। अगली बात क्या है जी? फोटो डायोड। तीसरा स्पेशल टाइप ऑफ डायोड कौन सा डिस्कस करवा देते हैं? फोटो डायोड। अब देखो बेटा नाम उसका है फोटो, मतलब फोटोन्स, ठीक है। फोटो वर्ड कहां से आ गया? फोटोन से आ गया। डायोड तो चलो वो है ही है यार, ऐसा डायोड जो किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना है उनको कहते हैं फोटो डायोड। अच्छा, फोटो डायोड्स बनाने में जो मटेरियल्स हैं वो देखो कई तरह के यूज होते हैं। सिलिकॉन भी यूज हो सकता है, जर्मेनियम भी यूज हो सकता है। अगर विजिबल रीजन वाली सेंसिटिविटी वाला चाहिए, विजिबल रीजन की सेंसिटिविटी वाला चाहिए, तो ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड भी यूज हो सकता है। पॉइंट ये है कि जो फोटो डायोड है, फोटॉन्स उस पर इंसिडेंट कराए जाएंगे और उसके हिसाब से उसमें करंट डेवलप होगा। ध्यान से सुनना, मान लो ये कोई भी डायोड है जी, ये इसकी क्या है? जंक्शन है। जंक्शन थोड़ा चौड़ा बना लेते हैं। ये डायोड है और ये इसका क्या हो गया जी? जंक्शन है, ठीक है जी। ये पी टाइप, और ये एन टाइप। तो एक पी टाइप हो गया, एक हो गया जी एन टाइप। ठीक है जी। अब इसकी तुमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी तो क्या होगा? कंडक्शन होगी, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग कर दी तो इसकी क्या होगी? कंडक्शन होगी। रिवर्स बायसिंग कर दोगे तो कंडक्शन नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी। वो किसके कारण? माइनॉरिटी चार्ज, कैरियर्स के कारण। तो मैंने इसकी यार रिवर्स बायसिंग ही करा रखी है। मान लीजिए पी है, ये एन है, एन पी मैंने क्या लगा रखी है? इसकी रिवर्स बायसिंग करा रखी है। और यहां पे एक क्या लगा रखा है? माइक्रो एमीटर, ठीक है। ये करंट शो कर रहा है पर रिवर्स बायसिंग है, बहुत कम करंट है, ना के बराबर है, वो भी माइक्रो एमीटर लगा रखा है, तब थोड़ा बहुत करंट शो हो रहा है। ये डायोड है, कोई भी डायोड है भाई, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जब ये क्रॉस करते हैं तो रिकंबाइन होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करनी है
तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। वही बात कि ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाना है, यानी इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट करनी है, क्योंकि जाएगा तो यहां होल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, पहुंच जाएगा, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, मान लो इस सिचुएशन में मैं एनर्जी बाहर से लाइट के फॉर्म में डाल रहा हूं। ये क्या है जी? लाइट है, यानी कि मैंने इस पे क्या इंसिडेंट कराए? फोटॉन्स इंसिडेंट कराए। अब ये जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसका कुछ ना कुछ एनर्जी बैंड गैप है। सिलिकॉन का होगा तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, ठीक है। जर्मेनियम का बना होता तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। भैया गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का बन गया होता तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है, मान ले 1.1 ही है। मैंने इस पे फोटॉन्स डाले, फोटोन तो फोटोन है, चाहे वो विजिबल वाले हों, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, इंफ्रारेड वाले, जो भी हो, फोटोन्स डाल दिए। अब बेटा जब मैं इस पे फोटोन्स डालूंगा तो फोटोन इसके जंक्शन में पहुंचकर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट कर सकते हैं। मान लो फोटोन्स हमने जो डाले थे उसने इलेक्ट्रॉन होल्स को एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हो गए। अब ये जैसे ही क्रिएट होंगे, ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, या कह लो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और होल नेगेटिव होल्स को खींच लेगा। थोड़ी देर पहले यहां पे बहुत करंट था, किसके कारण? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वाली साइड पे दो चार क्या थे? होल्स थे। ये होल्स हैं दो, इनकी साइड पे दो चार क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचता था, ये नेगेटिव इन होल्स को इधर खींचता था। थोड़ा सा करंट चलता था। लेकिन अब अगर बाहर से फोटॉन्स पड़ेंगे तो अंदर इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होंगे। ये पॉजिटिव इन 4 इलेक्ट्रॉन को खींचता था तो 5वें को भी खींच लेगा। ये नेगेटिव इन 4 होल्स को खींच रहा था तो 5वें को भी खींच लेगा। करंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर ये फोटॉन्स ज्यादा डाल दिए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होंगे। मान ले 100-150 इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए, 100-150 होल्स क्रिएट हो गए। तो पहले सिर्फ 4 होल थे इसके पास खींचने के लिए, इसके पास। अब ये 100-150 फोटॉन्स के कारण जो क्रिएट हो रहे हैं उनको भी ये खींचकर करंट करवाना शुरू कर देंगे। पहले तो बहुत कम करंट था, लेकिन बाहर से जब फोटोन डाले, फोटोन्स डालने से इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हुए। फोटोन डालने से इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट, बाइसिंग तो कर ही रखी है। पहले ये पॉजिटिव इन 4 इलेक्ट्रॉन को खींचता था, करंट बहुत कम था। जब फोटॉन्स के कारण और इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं तो वो भी करंट में कंट्रीब्यूट कर देंगे, और होल्स क्रिएट हो रहे हैं वो भी करंट में कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो करंट बढ़ेगा। ओके, जितने ज्यादा फोटोन डालोगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, जितने ज्यादा फोटोन डालोगे उतना ही करंट बढ़ेगा। अब ये जो भी बना इसको मैं क्या कह दूंगा? फोटो डायोड कह दूंगा, क्योंकि इसका जो करंट आ रहा है ना वो फोटॉन्स के इंसिडेंट कराने के कारण आ रहा है। पहले करंट ना के बराबर था, आप इस पे फोटोन इंसिडेंट कराते हो, ये करंट शो करना शुरू कर देता है। अब इस सिचुएशन को फोटॉन्स को डिटेक्ट करने के काम में लाया जा सकता है, और भी कई कामों में लाया जा सकता है। ये जो भी बन रहा है बेटा जी, इसको कहते हैं फोटो डायोड। क्या कहते हैं इसको? फोटो डायोड। तो यार फोटो डायोड को अगर शुरू से फिर मैं देखूं
तो फोटोडायोड क्या चीज है, स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी इसकी कुछ खास नहीं है। ये सिलिकॉन से भी बन सकता है, मैं कह रहा हूं। अगर सिलिकॉन से बना तो फोटॉन्स कौन से डालने पड़ेंगे? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन डालने पड़ेंगे। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से भी बन सकता है, तो विजिबल रीजन वाले फोटोन से ही काम करेगा। इंफ्रारेड वाले भी यूज हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट वाले भी यूज हो सकते हैं। तो इसमें मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, वो अब इसको कहां यूज करना है उस पर डिपेंड करता है। मटेरियल जो मर्जी यूज करो, हाँ सेमीकंडक्टर यूज होना चाहिए। जितना उस मटेरियल का एनर्जी बैंड गैप होगा उतनी एनर्जी के फोटॉन्स इस पे इंसिडेंट करवाने। ठीक है जी। यूज इसका हमेशा कैसे होगा? रिवर्स बायस मोड में। यूज इसका हमेशा रिवर्स बायस मोड में ही करना है। किसको? रिवर्स बायस में लगा के रखना है हमेशा। कारण कि रिवर्स बायस में इनिशियली करंट बिल्कुल ना के बराबर होता है। फोटॉन्स जब आते हैं, फोटॉन्स के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगी, जो कि करंट में कंट्रीब्यूट करेंगी। पहले ना के बराबर करंट था, जब ये सुई हिलेगी तो पता लग जाएगा कि फोटॉन्स आ रहे हैं। तो बेटा यार, फोटोडायोड वाली बात को भी एक बार सीक्वेंस में बताकर कंक्लूड करते हैं। पहली बात कि फोटो डायोड है क्या? यार बेसिकली ये डायोड ही है। फोटो वर्ड इसलिए लगा दिया कि फोटॉन्स इस पे इंसिडेंट करा के हमने इसका यूज करना है। ठीक है, जब इस पे फोटॉन्स पड़ेंगे, ये इसका क्या है? यूज है। ठीक है, फोटो डायोड। स्पेशलिटी क्या है? ऐसी कोई खास स्पेशलिटी नहीं है। स्पेशलिटी इसकी ये है कि इसको यूज हमेशा किस में करना है? ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस्ड मोड। कि यूज हमेशा हमने इसको रिवर्स बायस मोड में करना है, कि रिवर्स बायस मोड में इसका यूज करेंगे। ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस मोड। ठीक है जी। मटेरियल इसमें जो मर्जी यूज करो, मैंने बोला जो मटेरियल यूज करोगे जितना उसका एनर्जी बैंड गैप होगा उस एनर्जी के इस पे फोटोन डाले जाएंगे। तो फोटोडायोड मटेरियल कोई खास नहीं, जो मर्जी यूज कर लो, रिवर्स बायस में यूज करना है। और तीसरी बात, इसका यूज क्या है बेटा? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेक कर रही हो ना, तो इसका यूज किया जा सकता है। इट इज यूज टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कि जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेक करनी हो, यूज करनी हो, इसका यूज किया जा सकता है। ये चेक करना हो कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, वो करंट से चेक हो जाएगा। कम इंटेंसिटी है, ज्यादा इंटेंसिटी है, तो यूज इसका इंटेंसिटी चेक करने में है। और सबसे खास बात, ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस्ड मोड। कभी कभी एक रटा रटाया सा क्वेश्चन आएगा यार तुम्हें कि व्हाई अ फोटोडायोड इज ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस्ड मोड। कि यार एक फोटोडायोड को हमेशा रिवर्स बायस मोड में ही क्यों यूज करते हैं? तो उसका आंसर देना है, मैं लिख देता हूं फिर समझा भी दूंगा कि बिकॉज इन रिवर्स बायस मोड द फ्रैक्शनल चेंज इन करंट ड्यू टू इंसिडेंट लाइट इज वेरी वेरी लार्ज। ये लाइन रटी हुई लिख के आ जाना। मतलब इसका क्या कि यार अगर फॉरवर्ड बायस किया होता तो करंट पहले ही इतना चल रहा होता, 4 फोटोन आते, 4 फोटोन के कारण करंट में कंट्रीब्यूशन होती, लेकिन उनको कौन पूछता? पहले ही करंट इतना ज्यादा है। रिवर्स बायस में क्या होगा कि रिवर्स बायस में करंट है ही नहीं, ना के बराबर है, लगभग जीरो है, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक चार्ज कैरियर का है।
अब फोटॉन्स के कारण अगर करंट इंक्रीज होता है तो एकदम पता लग जाएगा। तो पहले करंट है ही नहीं है, फोटॉन्स के कारण थोड़ा भी बढ़ेगा तो पता लग जाएगा। रिवर्स बायस में ही होगा ये। फॉरवर्ड बायस में तो पहले ही इतना करंट चल रहा होगा, धुआंधार करंट, वो भी मिली एम्पियर में। फोटॉन्स के आने से करंट को कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। तो रिवर्स बायस में फ्रैक्शनल चेंज या कह लो परसेंटेज चेंज ऑफ करंट जो है ड्यू टू द इंसिडेंट फोटॉन्स, वो वेरी वेरी क्या होता है, लार्ज होता है। बाकी यार वही बात, इसको भी क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अच्छा, क्लोज करने से पहले कई बार एग्जाम में फोटो डायोड की वो मांग लेगा तुम्हें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताओ, तो बनाने हैं भाई वो फोटो डायोड के कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अगर बनाने के लिए कह दे तो इस तरफ आई प्लॉट कर देना मेरे भाई, इस तरफ वी प्लॉट कर देना, और ये कुछ ऐसे ग्राफ्स बनाने हैं तुमने, ठीक है जी। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये V है, ये I है। इसको बेटा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, और जैसे एक सैचुरेशन लेवल भी आएगा। जैसे ये ग्राफ बिल्कुल ना, आपने जब पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी फोटोन आते थे, करंट जनरेट होता था, वो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद हो रहा होगा, बिल्कुल वही ग्राफ है, सैचुरेशन करंट है ये, ठीक है। अगर इंटेंसिटी कम है तो वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे ये सैचुरेशन लेवल ले जाता है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो सैचुरेशन करंट और ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी और ज़्यादा होगी, सैचुरेशन करंट और ज़्यादा होगा। तो ये ग्राफ भी बना देना, ठीक है जी, ये ग्राफ भी बना देना आ सकता है। अब बेटा यार लास्ट बात, सोलर सेल। सोलर सेल कोई खास बात नहीं यार, मान लो फोटो डायोड जैसी ही चीज है, ठीक है। बस फोटो डायोड ऐसा है जिसको हम रिवर्स बायस करके रखते हैं, एलईडी को फॉरवर्ड बायस करके रखेंगे। सोलर सेल को हमने ओपन सर्किट रखना है। क्या रखना है जी? ओपन सर्किट, ना फॉरवर्ड बायसिंग ना रिवर्स बायसिंग, ओपन सर्किट रखना है, ओपन सर्किट, ठीक है जी। इसको क्या रखना है जी? ओपन सर्किट रखना है लगभग फोटो डायोड वाली ही चीज, लेकिन हां इसमें मैंने बोला कि फोटो डायोड को अलग अलग रीजन में यूज करते रहते हैं, मटेरियल जो मर्जी हो जाए। सोलर सेल के लिए कुछ स्पेशल मटेरियल्स ही यूज होते हैं इसमें। तो यार जो मेन मटेरियल यूज होता है ना सोलर सेल के लिए, एक तो होती है कैडमियम, यार एक होता है टेलोराइड, ठीक है, कैडमियम टेलोराइड वाली होती है, या फिर एक होता है CIGS जो आजकल यूज होती है, CIGS। ये क्या है जी? कॉपर इंडियम गैलियम डाइसेलुनाइड। क्या जी? कॉपर इंडियम गैलियम डाइसेलुनाइड। अब ये नाम यूज होते हैं यार, ठीक है, तो मटेरियल के नाम यूज कर लो सोलर सेल का। वर्किंग इसकी सिंपल है, ओपन सर्किट रखना है, ऊपर से लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगी। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगी तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से एनर्जेटिक होंगे, वो यार एक साइड पे क्या हो जाएंगे? कलेक्ट हो जाएंगे। एक साइड पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते रहेंगे, वो नेगेटिव डेवलप होती रहेगी, दूसरी उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव डेवलप होती रहेगी। अगर इसका यूज करें तो यार इसकी एक लेयर बहुत पतली बनती है, दूसरी लेयर मोटी होती है, ये बीच में क्या है? जंक्शन। यहां से लाइट पड़ती रहेगी, ठीक है, जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट होते रहेंगे, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन जो है एक एंड पे इकट्ठे होते रहेंगे, दूसरा एंड इसके कंपैरिजन में क्या होता रहेगा? पॉजिटिव होता रहेगा,
हम कहेंगे कि सेल क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, सर्किट इसका क्या रहेगा, ओपन रहेगा। जब इसका यूज करना होगा, ये यार नेगेटिव डेवलप होता जाएगा, ये पॉजिटिव डेवलप होता जाएगा। जब इसका यूज करना होगा तो कर लेंगे भाई, जिस भी डिवाइस के अक्रॉस इसका यूज करना होगा, ये स्विच क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो सोलर सेल का यूज हो जाएगा। तो है फोटोडायोड जैसा ही सीन इसका, बस उसको रिवर्स बायस करके रखना है, क्योंकि उसने फोटोन्स को डिटेक्ट करना है, स्टोर नहीं करवानी एनर्जी हमने, यहां पे एनर्जी स्टोर करवानी है। अब वही बात है, ये बिल्कुल रफ बेसिस पे किया हमने, ज्यादा डिटेल में घुसेंगे और भी बातें देखनी पड़ेंगी, लेकिन हम अपने सिलेबस के हिसाब से हमें इतना पता होना चाहिए सोलर सेल का फंडा क्या है, कैसे उसकी बेसिक सी वर्किंग है। मैंने बोला थिन लेयर होनी चाहिए और सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए एक जंक्शन का, साइड का, ताकि ज्यादा से ज्यादा फोटोन्स उस पर आके स्ट्राइक कर सकें। बाकी इतने में ही क्लोज करते हैं। हाँ, इसका भी कई बार वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व मांग लेगा, तो यार अगर सोलर सेल का आ जाए तो आपने इस तरह का क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये वोल्टेज है, इसको कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या जी, ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब जब तक आप इसका यूज नहीं कर रहे हो ना, ओपन सर्किट में है, फुल वोल्टेज इसके अक्रॉस जो डेवलप हुई हुई है। जैसे ही इसको क्लोज कर देंगे तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर मैं बिना रजिस्टर के डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर दूं तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में एकदम वोल्टेज डाउन हो जाएगी और करंट एकदम बढ़ जाएगा, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, इसको कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ये वोल्टेज है, इस तरफ क्या है, ये करंट है, और ये क्या है, वोल्टेज का लाइन है, ठीक है जी। तो यार बात ये है, इनकी ज्यादा डिटेल में हम जा नहीं सकते। 4 टाइप ऑफ डायोड थे स्पेशल, वो कर लो जितने का करवा, जितना मैंने बोर्ड पे करा दिया भाई उतनी कर लो, अपने नोट्स पढ़ लो, बोर्ड पे जो करा दिया उतने कर लो, क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट हो जाएगा। अदरवाइज सोलर सेल ही डिस्कस करना हो तो चाहे 4 दिन कर लो, एलईडी डिस्कस करना हो चाहे 4 दिन कर लो, लेकिन हमें भाई 10-10, 15-15 मिनट जो मिले थे उसमें हम इतना आपको करवा पाए हैं, जितने पॉइंट बता सकते थे बता दिए, इतने से काम चला लेना है, क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट हो जाएगा। तो बेटा सिलेबस वाइज हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी कर लिया, अपना सिलेबस ही मान लो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, बिना एक भी दिन वेस्ट किए हुए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है जी। तो इसको कवर अप करो, लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर सिलेबस वाइज। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन, अभी इसको अच्छे से कवर अप कर लो, ठीक है। ब्रेक कोई नहीं है, सीधा डायरेक्ट रिवीजन स्टार्ट कर देंगे हम कल से ही। तो अभी आपसे विदा लेते हैं भैया, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रिवीजन क्लासेस में ब्रेक के बाद।